तो आप लोगों का जीके मस्ती एमएस ये श्री नगराज शिक्षण संस्थान इंटर कॉलेज के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को प्रजनन तंत्र के बारे में बताएंगे। उसके पहले एक छोटी सी सुविचार है कि दूसरों के सुखों को याद करके खुद को जलन में जलाया न कर, दूसरों के गमों में किसी गैर की हंसी उड़ाया न कर। तेरी भी राह में खिलेगी कलियां, मगर शर्त एक है, दूसरों की राह में कांटे बिछाया न कर। तो प्रजनन तंत्र के अंतर्गत हम आप लोगों को बता रहे थे और प्रजनन तंत्र का रिवीजन कर लें। तो सबसे पहले प्रजनन इंग्लिश में इसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप लोग बताइएगा कि ये प्रजनन क्या होता है। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज प्रजनन, क्या होता है प्रजनन? जिस प्रक्रिया द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे प्रजनन कहते हैं। जिस प्रक्रिया द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं वो प्रजनन कहलाता है। जीव अपने जैसा जीव जिस प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न करता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। अब सवाल ये आता है, प्रजनन तो आपको पता हो गया, अब प्रजनन तंत्र किसे कहते हैं? प्रजनन और प्रजनन तंत्र शब्द में बहुत बड़ा डिफरेंट है। प्रजनन और प्रजनन तंत्र में बहुत बड़ा डिफरेंट है। प्रजनन तंत्र किसे कहते हैं? इस प्रक्रिया में सम्मिलित अंगों को जितने भी अंग सम्मिलित हैं उनको सम्मिलित रूप में क्या कहा जाएगा? प्रजनन तंत्र। जैसे सांस लेने में जितने अंगों का सहयोग होता है उस सारे अंगों को सम्मिलित करने पर वो बन जाता है श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। तो ऐसे ही प्रजनन करने में जितने अंगों का सहयोग होता है उस सभी अंगों को एक सम्मिलित रूप देते हैं जिसका नाम होता है प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। अब प्रजनन तंत्र में जब हम लोग आते हैं तो प्रजनन तंत्र, नर का प्रजनन तंत्र आज हम तुमको पढ़ाएंगे। नर प्रजनन तंत्र में क्या होता है? नर प्रजनन तंत्र में सबसे पहले देखिएगा तो मिटाने में कहांगे नर प्रजनन तंत्र। नर प्रजनन तंत्र के किसके अंतर्गत आता है? मानव प्रजनन तंत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? मानव। और मानव एक लिंगी प्राणी है। कैसा है? जैसे मान लिया मानव में दो प्रकार के नर और मादा, किसी में दोनों नर और मादा होते हैं, लेकिन मानव में नर अलग होता है, मादा अलग होता है। तो नर और मादा जब मिक्स होते हैं, नर शुक्राणुओं का निर्माण करता है और मादा अंडाणुओं का निर्माण करता है और तब जाके युग्मक फिर भ्रूण बनता है निषेचन के बाद में। तो नर तंत्र आज हम लोगों को पढ़ाएंगे। नर तंत्र में क्या क्या आता है? नर तंत्र के सबसे मुख्य भाग होते हैं वृषण, आदिवृषण, शुक्राशय, शुक्र वाहिका और सीसन लास्ट है। वैसे तो बहुत से अंग इसमें दिखाए गए हैं जो मैं बनाया, ये फिगर बनाया है, लेकिन मुख्य रूप से जो हमने बताए हैं वृषण, अधिवृषण और शुक्रवाहिका, शुक्राशय और सीसन, है ना? तो आप बारी बारी से पहला अंग क्या बताया? वृषण, फिर अधिवृषण, अधिवृषण, शुक्र वाहिका, चौथा शुक्राशय और मूत्रमार्ग, शीशन।
अब इसमें ये देखिएगा फिगर बिल्कुल सही तरीके से देख लीजिएगा। फिगर आप अगर मतलब पेपर में अगर आ रहा है ये हमारा वीडियो 9th 10th 11th 12 और कंपटीशन के लिए तो बिल्कुल भी एक तरीके से इससे कुछ छूटने ही वाला नहीं है। तो तक से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या करेंगे, ये जो अंग है प्रमुख अंग है, पहले आप इसको अच्छी तरीके से देखें कौन सा अंग कहाँ पे स्थित होता है। अब पता नहीं वृषण होता कहाँ है, तुमने आराम से फिगर में कहीं का कहीं रख दिया। तो वृषण सबसे पहले कहाँ है, ये जो पूरा का पूरा जो शुक्र है वृषण है कहने मतलब जितना नर प्रजनन तंत्र होता है ये उधर के सब नीचे होता है। तो वृषण कहाँ है, ये है। और वृषण के इधर जो इस पर ये खोल ऐसा चढ़ा है, क्या चढ़ा है, त्वचा की थैली जैसी है, इसको कहते हैं वृषण कोश। क्या कहते हैं, वृषण कोश कहते हैं। और इससे देखो जुड़ी हुई जो ये नलिकाएं गई हैं, जो नलिका गई है जो किसमें मिली है जाके, शुक्राशय में। किसमें मिली है, शुक्राशय में। तो इसको अभी वर्षन को कंप्लीटली पढ़ाएंगे, पहले अंगों का परिचय कर लो। ये नलिका इससे इसको कहते हैं क्या, कौन, शुक्र नलिका। और वो मिली किससे है, शुक्राशय, शुक्र आशय, शुक्र प्लस आशय, ऐसा स्थान जहां पर शुक्राणु रुकते हैं। बनते तो किसमें, वृषण में, लेकिन रुकते किसमें है, शुक्राशय। फिर उसी के पास में ये मूत्राशय, इससे कोरिलेटेड नहीं होता, वो तो सर्जन तंत्र से मतलब है। फिर शुक्रवाहिनी, यही तो बताया, शुक्रवाहिनी या शुक्र नलिका, शुक्राणु घूमने वाली। फिर उसके बाद में शिशन आपका है जो ये वृषण के तुरंत आगे कौन सा है, शिशन। इनको याद रखो सबसे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को ये वृषण हो गया, उसके बाद में शुक्रवाहिनी हो गई, शुक्राशय हो गया, पुत्राशय हो गया और शिशन हो गया। अब देखिएगा आप लोग वृषण के बारे में, अगर वृषण लिखने को आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, तो वृषण में पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, क्या होता है, नर जनन ग्रंथियां। पहला लिखेंगे या नर जनन का कौन सा अंग है, प्राथमिक जनन अंग है। देखो पॉइंटों में लिखिएगा, प्राथमिक जनन अंग है किसका, नर जनन तंत्र का, नर प्रजनन तंत्र का प्राथमिक अंग है। होते कितने हैं ये, दो, इनकी संख्या कितनी है, दो। तीसरा पॉइंट इसमें आप लिख सकते हो, इसलिए हम पॉइंट्स में इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप नोट्स बनाएं, और नोट्स बनाने के बाद में जब विद्यालय खुले हमें दिखाएं, और उसके बाद इसको आपको याद करने में भी सहूलियत होती है। लेकिन जब आप लिखेंगे एग्जामिनेशन में तब आप ऐसे नहीं लिखेंगे, तब इसको आप डिटेल रूप देंगे। जैसे हमने लिख दिया प्राथमिक, तो आप प्राथमिक थोड़ी लिख के चले जाएंगे, तब आप लिखेंगे या नर जनन तंत्र या नर प्रजनन तंत्र का प्राथमिक अंग। फिर दूसरा पॉइंट दो, इनकी संख्या दो होती है। फिर तीसरा इनका आकार कैसा होता है, अंडाकार। इसका होता है कैसा होता है, अब अंडा जो गोलकार नहीं कहा इसने, अंडाकार कहा। तो दो होते हैं और ये कैसे होते हैं, अंडाकार होते हैं। कैसे होते हैं, अंडाकार होते हैं। फिर चौथा पॉइंट इनका लिखिएगा, त्वचा की बनी हुई थैली में स्थित रहते हैं। हाँ, चौथा पॉइंट ये है कि ये जो वृषण होते हैं, ये देखिएगा यहाँ पे ये वृषण है, एक इधर होगा एक इसके इधर होगा। तो वृषण जो होते हैं त्वचा की बनी एक थैली में स्थित होते हैं और उसको क्या कहते हैं, वृषण कोश। क्या कहते हैं, वृषण कोश। और जो इसमें द्रव्य भरा रहता है, किसमें, वृषण कोश में, उसको कहते हैं वृषण द्रव्य। उसको कहते हैं वृषण द्रव्य। तो अंडाकार होते हैं, प्राथमिक होते हैं, दो होते हैं। दूसरी बात, चौथा पॉइंट इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, नीट का क्वेश्चन है कि जो वृषण होते हैं ये शरीर से बाहर, ये थैलीनुमा जो होता है ये लटकते रहते हैं। तो लटकते क्यों है शरीर से बाहर, मेन रीजन इनका यही है कि वृषण तभी शुक्राणुओं को जन्म दे पाते हैं, तभी इनका निर्माण कर पाते हैं। शुक्राणु वहीं पर उत्पन्न होते हैं जितना शरीर का ताप होता है, उतने ताप पर कभी भी शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होगा। इनका ताप जो है शरीर से कम होना चाहिए, और इसीलिए ये शरीर से अलग होते हैं, और शरीर से वृषण का ताप कम होने के कारण शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और जब शुक्राणुओं का निर्माण होता है तब वो शुक्रवाहिनी नलिका के द्वारा किसमें आश्रय लेते हैं, शुक्राशय में। और फिर शुक्राशय से
सिसन के द्वारा कहां चले जाते हैं? यौन से होते हुए मानव जनन तंत्र में गर्भाशय में चले जाते हैं। तो आप चौथा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि ये थैलीनुमा वृषण कोश में सुरक्षित रहते हैं। ये लटकते इसलिए, शरीर के बाहर लटकना इसलिए इनको प्रकृति ने किया क्योंकि शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर का ताप उपयुक्त नहीं है और ये शरीर के ताप से कम इनका ताप होता है ताकि शुक्राणुओं का निर्माण हो सके और इसीलिए ये शरीर के बाहर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और इसमें कुछ पॉइंट छूट रहा हो तो बताओ, बोलो। शुक्राणुओं की संख्या 20 से 30 लाख होती है। शुक्राणुओं की संख्या में जो बेटा है वो उसमें हम पढ़ाएंगे। शुक्राणुओं का चित्र बना तो है वो शुक्राणु, है ना। इसमें प्रश्न में और कुछ तुम्हारे इंटर लेवल में नहीं आता। एक बार क्वेश्चन आया था वृषण कोश पर, इसमें आया था वृषण कोश। तो वृषण कोश में अगर आपको आ जाए लिखने को, तो वृषण कोश अगर आपको लिखने को आ गया स्कोटल शैल, तो इसमें आप क्या लिखोगे? वृषण कोश वही तो बता रहा है जिसमें वृषणों का संरक्षण होता है, थैलीन में संरचना होती है ना। और इस वृषण कोश में ही वृषणों का निर्माण होता है और वृषण से ही किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। फिर उसके बाद में दूसरा इसमें कौन सा आपने बताया था? आदिवृषण। क्या होता है? आदिवृषण। आदिवृषण के बारे में बताइएगा। क्या 6 मीटर लंबी नलिका होती है? क्या होती है? कैसी नलिका होती है? कुंडलित। कुंडलित नलिका देख रहे हो कैसी है? बताओ। ये देखो, ये गई है शुक्रवाहिनी। अब ये जो तुम्हारा लिखा है शुक्राशय के बिल्कुल करीब में कुंडली जैसी बनी हुई है। ये कैसी है? ये जो घूमती हुई नहीं कुंडली जैसी, इसी को शुक्रवाहिनी भी कहते हैं। और इसी को अधिवृषण से होती हुई जो नलिका गई है ये अधिवृषण है, वो वृषण है। और वृषण से जो ये गई है घूमती हुई, जो कुंडली जैसी बनी कि नहीं बनी? कुंडली मतलब क्या है? जैसे बोला है कुंडली नुमा बना के बैठती है, तो ये शुक्रवाहिनी जो कही जाती है, इसी का संपूर्ण रूप जो है ये अधिवृषण कहलाता है। इसको पहला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे? कुंडलित नलिका। फिर जो प्रत्येक वृषण के पीछे स्थित होती है। प्रत्येक किसके पीछे? वृषण के पीछे। वृषण कहाँ है? अब देखो वृषण है ये, और इसके पीछे मतलब इधर से निकलती जुड़ी जैसी रहती है, ताकि अब इसका काम क्या होता है? ये वृषणों को शुक्राणुओं निर्माण में सहायता करती है। तीसरा पॉइंट इसमें क्या लिखोगे? शुक्राणुओं के निर्माण में सहायता करती है। हाँ, शुक्राणुओं के निर्माण में सहायता हो गई। और हाँ सही बता रहे हो। क्या होता है? इसके अतिरिक्त शुक्राणुओं का परिपक्वता भी होता है। हाँ, जैसे मान लिया शुक्राणुओं का जन्म तो वृषण में होता है, लेकिन शुक्राणुओं को मैच्योरिटी जो है वो कहाँ मिलती है? अधिवृषण में मिलती है। मैच्योरिटी मतलब सक्रियता भी अधिवृषण में ही आती है शुक्राणुओं की, और मैच्योरिटी भी किसमें मिलती है? इसी में मिलती है। शुक्राणुओं को मैच्योरिटी यानी परिपक्वन, और शुक्राणुओं की जो सक्रियता है वो भी कहीं कहीं अधिवृषण में मिलती है। तो ये तो आपका कौन हो गया? शुक्राणुओं को सक्रियता देने वाला, परिपक्वन देने वाला अधिवृषण केंद्र या अधिवृषण अंग। आप बोलिएगा शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका का क्या कार्य होता है कि ये अधिवृषण और वृषण में जो शुक्राणु बनते हैं उनको कहां तक पहुंचाती है? शुक्राशय तक पहुंचा देती है। ये शुक्रवाहिका का कार्य होता है। और कोई विशिष्ट तथ्य हो तो बताइएगा, हैं? और बोलिएगा। हाँ, शुक्राशय वाले दिखाएंगे वो अलग से। शुक्राशय चलो देख लो। शुक्राशय का कार्य बताइएगा। ये पेशियों की क्या होती है?
पतली, ये देखो लिखा है ये पतली, ये क्या होती है? पेशियों की पतली। पहला पॉइंट लिखेंगे पेशी पतली नलिका। और दूसरा, और इसका संपूर्ण, जिसकी जो भित्ति है, यानी मतलब भित्ति समझते हो, कोशिका में नहीं होता है, उसका जो ऊपरी कवर है वो किससे बना होता है? मांसी, मतलब मांसपेशियों से बना होता है। इससे मांसपेशियों से बना। दो पॉइंट हो गए शुक्राशय में। शुक्राशय में पहला पॉइंट ये एक पेशी पतली नलिका होती है, इसकी जो भित्ति होती है वो किससे बनी होती है? मांसपेशियों से बनी होती है। और बताइएगा शुक्रवाहिका विफल में शुक्राशय में जुड़ती है। हाँ, क्या होता है? शुक्रवाहिका विफल में शुक्राशय में जुड़ती है। वो तो हो गया, शुक्रवाहिका शुक्राशय से जुड़ती है, ठीक है। तो इतने पॉइंट इससे आप लिख दोगे, काफी है। अब आ जाइएगा शुक्राणु पर। किस पे आएंगे? शुक्राणु पर। स्पर्म, इस पे शुक्राणु। अच्छा, शुक्राणुओं का निर्माण किसमें होता है? फिर एक शुक्राणु के 3 भाग होते हैं। बिल्कुल इसलिए सिर, ग्रीवा और पूंछ। सिर, ग्रीवा और पूंछ। शुक्राणु की एक डिटेल चर्चा हम एक नया वीडियो डालेंगे, उसमें पूर्ण रूप से डालेंगे पूरा डिटेल में। अभी सिर्फ इतना जान लो, इसके 3 भाग होते हैं, सिर, ग्रीवा और इसकी आकृति। जब कुछ भी तुम्हारे समझ में ना आए तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही बना के चले आना, इंटर वाले बच्चे। शुक्राणु, अब क्या होता है? इसकी लंबाई कितनी होती है शुक्राणु की? 5 माइक्रोन। 5 अब वृषण में जब ये वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, वृषण से होते हुए जब ये एक तरीके से द्रव जैसा स्रवित होता है, चिपचिपा, तो उसमें कम से कम 1 चम्मच स्रवण में, 1 चम्मच द्रव्य में कम से कम 20 से 30 लाख तक शुक्राणुओं की संख्या होती है। कितनी संख्या? 20 से 30 लाख तक। और ये वृषण में सक्रिय होते हैं और वृषण में इनका परिपक्वन होता है। फिर और पॉइंट बताइएगा। और इनकी एक शुक्राणुओं की बात होती है, ये शरीर में 30 दिनों तक जिंदा रहेंगे। शरीर में 30 दिनों तक ये जीवित रहते हैं। और जब इनमें मैथुन किया जाएगा, मैथुन मतलब जब मादा भाग से मैथुन किया जाएगा, अर्थात ये जब जाएंगे मादा पक्ष, गर्भाशय के उधर मादा पक्ष में, तो ये सिर्फ कितने दिन जिंदा रहेंगे? 72 घंटे। समझ रहे हैं? इनकी कार्य क्षमता जो है, मतलब ये जीवित नहीं रहेंगे। क्या? यही शुक्राणु। और ये 2-4 पॉइंट, जैसे शुक्राणुओं का वृषण में इनका निर्माण होता है, वृषण में मैच्योरिटी मिलती है, 5 माइक्रोन होते हैं, 20 से 30 लाख 1 चम्मच स्रव में होते हैं। ये मनुष्य में कितने दिन जीवित रहते हैं? 30 दिन। और स्त्री में मैथुन के पश्चात ये कितने दिन? 72 घंटे तक जीवित रहते हैं। और इसमें कोई पॉइंट छूट रहा है क्या? वृषण का कार्य जो है शुक्राणुओं का निर्माण करना और प्रोटेस्ट को नियंत्रित, मतलब ये कब निकलना है, स्खलित होना है, कब इनको नहीं स्खलित होना है, तो इसका भी कहीं न कहीं ये जो है नियंत्रण भी, पूरा कंट्रोल जो है कौन करता है? वृषण करता है। अब अगला भाग कौन सा है? सिसन। क्या है? सिसन के बारे में देखिएगा। इसका पहले बात, सिसन का कार्य क्या है? शुक्राणुओं को मादा हाँ, शुक्राणुओं को कहां छोड़ता है? शुक्राणुओं को मादा यूर से होते हुए, मतलब मादा तंत्र में इसको छोड़ने का कार्य है। दूसरी इसकी आचरण क्या होती है? मांसपेशियों से बनी, मांसपेशियों से बनी एक मोटी नलिका होती है, एक मोटी नलिका जैसी होती है। और तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें कुछ विशिष्ट ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसमें कुछ विशिष्ट ग्रंथियां पाई जाती हैं। जब
वृषण से स्राव होता है शुक्राणुओं का, स्पर्म का, वीर्य का, तब इनमें कड़ापन आ जाता है कुछ विशिष्ट ग्रंथियों के कारण, है ना। तो ये हो गया शिशन। और उस शिशन में तुम्हें अगर छूट रहा हो तो समझ में या कुछ पूछना हो तो बता सकते हो, बता। अब इसमें जैसे बढ़ा के लिख सकते हो, ये शुक्राणुओं का मादा भाग में भेजता है, इसमें मांसपेशियों का बना होता है, इसमें विशिष्ट ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसके कारण ये संभोग के समय इसमें कड़ापन आ जाता है। उसके बाद इसमें लिख सकते हो ये संभोगी अंग है। तब 5-6 पॉइंट्स आप लिख दोगे तब भी आपका काम कहीं कहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं, सब यही तो है। अगला पॉइंट कोई छूट रहा है, बोलो। अगला भाग ये छूट रहा है पूरा, इसे कहीं तुमने बताया पूरा इसकी भाग होता है। पूरा इस क्या है, ये ज्यादा पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी पूरा इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लो। पूरा इसमें क्या है, ये मूत्राशय के भाग में, मूत्राशय कहां पे इसमें बताया था, ये वाला बताया था। तो इसके बारे में क्या कहां होता है, पूरा इसकी स्थिति कहां होता है, पहले ये बताओ। मूत्राशय के पीछे, मूत्राशय के पीछे। अब मूत्राशय के पीछे ये जो स्थित होता है और आकार इसका कैसा होता है, गोल सुपारी जैसा। ये मूत्राशय और इसके अंदर ये स्थित है, किस कैसा है, सुपारी जैसी होता है, गोल सुपारी जैसी इसकी आकृति होती है। अब ये दोनों पूरा इस ग्रंथियां संयुक्त होकर एक समान, जो ये पूरा ग्रंथियां हैं, ये इधर की एक इधर की, ये क्या बनाती है, एक संयुक्त ग्रंथि बन जाती है, जिसके कारण से मूत्राशय को कंट्रोल करने की। मूत्राशय कंट्रोल कैसे होता है, ऐसा बोलो है कि समय है ना, तो ये क्या, ये कंट्रोल कौन करता है, यही पूरा इसकी ग्रंथियां जो सम्मिलित होकर बनती है। और शुक्राणुओं का कब कंट्रोलित करने का भी कहीं कहीं इनका थोड़ा बहुत होता है। अब आपको अगर प्रजनन तंत्र, नर प्रजनन तंत्र में जो हमने अंग बताया या जिसके बारे में थोड़ा बहुत अगर तुम्हें डाउट हो या समझ में ना आया हो, आप पूछ सकते हो। हमने नर प्रजनन तंत्र के कितने अंग बताए, प्रमुख रूप से हमने अंग बताया, जैसे पहले बताया वृषण, दूसरा आदिवृषण, शुक्रवाहिनियां, शुक्राशय, मूत्रमार्ग और तो इनको बारी बारी से डिटेल से पढ़ो, 4-5 पॉइंट सब में याद करो अच्छी तरीके से। अब ये नहीं कि किसी और ये चित्र जरूर देख लेना, बार बार हम बता रहे हैं, इस चित्र का बड़ा महत्व है, इस चित्र को सही से देखना, पढ़ना और ज्यादा से ज्यादा आप लोग पढ़ो। और कोई अगर आपको इसमें पूछना हो तो पूछ सकते हो, ठीक है, बाकी ठीक है, धन्यवाद।